उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्ज़ाम 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक होने जा रहे हैं। इस परीक्षा में जिन छात्रों ने प्रैक्टिस सेट का अभ्यास सही तरीके से किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, निश्चित रूप से उन छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। इतने कम समय में प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे छात्र अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसकी आज की जो क्लास है ये 27वीं क्लास है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से सामान्य ज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया है जिसकी इस परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप हमारे इस सीरीज़ को देख लेते हैं और इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट हमने कराया है सामान्य ज्ञान के नाम से, ये और इसके बाद 31 तारीख तक आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट का अध्ययन यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस परीक्षा में इस प्रैक्टिस सेट से सवाल ज़रूर बनेंगे। यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें कुल 7 सदस्य थे अंबेडकर को लगा करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला और बीएल मित्र की बाद में मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह पे डीपी खेतान सदस्य बनते हैं और इसके अलावा टीटी कृष्णामाचारी इसके सदस्य हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया जाता है। सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 इनका पहला कार्यकाल रहा, जो कि 2 कार्यकाल इसमें उन्होंने पूरा किया था, और तीसरा कार्यकाल इनका रहा है 1980 से लेकर के 84 और 84 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो सही आंसर होगा इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क और जिनेवा। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मार्टिन लूथर किंग। इस सवाल का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री टीटो और मिस्र के नासिर की सहायता से 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जो भी बातें सवाल के अंदर हम बता रहे हैं आपको, इसी में आपको ठीक तरीके से याद रखना, सवाल वहाँ से भी बन सकते हैं। अगला सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन अकबर, शाहजहां, बाबर और जहांगीर। सवाल का सही आंसर होगा शाहजहां। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1857, 1885, 1905 और 1920। इस सवाल का सही आंसर होगा 1885। एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी हुआ करते थे, अर्थात बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। सही आंसर होगा 1885। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन 1910, 1914, 1918, 1923। इस सवाल का सही आंसर होगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः एक वैचारिक युद्ध था और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुआ था और यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो सही आंसर होगा 1914। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष।
अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1971, 1974 और 1998। इस सवाल का सही आंसर होगा 1974। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था और इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो यह सवाल भी पूछा जा सकता है, स्माइलिंग बुद्धा किसे कहा जाता है? तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कराया गया उसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा 1974, 18 मई 1974। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, रविंद्र ठाकुर और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जबकि 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है 1928, 1932, 1948 और 1952। इसका सही आंसर होगा 1928। 1928 में हुए एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो सही आंसर होगा 1928। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, CR रंगनाथन, MP रेड्डी और VS नायडू। इस सवाल का सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं के फसल को उत्तम बनाने के लिए शुरू किया गया था और भारत के जो भी तराई बेल्ट के राज्य हैं उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये सवाल भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। गेहूं की उत्तम किस्म की पैदावार करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें और भी खाद्यान्न जुड़ते चले गए। तो सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। इस सवाल का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इस सवाल का सही आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन और लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। तो सही आंसर होगा राज्यसभा। अगला सवाल है, भारतीय संसद का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1957। इस सवाल का सही आंसर होगा 1952। 1951 में भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था। भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 में कराया गया था। सही आंसर होगा 1952। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। संभवतः इसीलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा भी गया है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज। सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1959 और 1962। इसका सही आंसर होगा 1959। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1959। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, चावल उत्पादन, मछली उत्पादन और गेहूं उत्पादन। इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत वर्गीस कुरियन ने किया था। सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ठीक से याद रखेंगे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को दुग्ध
उत्पादन के क्षेत्र में जो श्वेत क्रांति हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, इसके जनक भी माना जाता है। सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका सही आंसर होगा गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में यह 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है जो कि 1450 किलोमीटर है और इसकी सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है जो कि मात्र 83 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। सही आंसर होगा गंगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें समानता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 तक में, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 19 से 22 में, के अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में, के अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में, तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भाग 3। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, चीन, थाईलैंड और कोरिया। इसका सही आंसर होगा जापान। अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 14 नवंबर। इस सवाल का सही आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है मगध, काशी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। इस सवाल के ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा मगध। लेकिन वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 321 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में की थी, जो कि 185 बीसी तक चला था। और मगध राज्य की उत्पत्ति बृहद्रथ वंश से शुरू होती है। बृहद्रथ वंश, उसके बाद फिर हर्यक वंश, फिर नंद वंश, इस तरीके से ये चला है। तो बृहद्रथ वंश से इसकी शुरुआत होती है मगध राज्य की। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध राज्य हुआ करता था। लेकिन इस सवाल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, इस सवाल का सही आंसर होगा मगध। अगला सवाल है, इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और मलेरिया। इस सवाल का सही आंसर होगा मधुमेह अर्थात डायबिटीज। यह शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और यह डायबिटीज के टाइप ए के जो मरीज होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मधुमेह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और इसका व्यास 1,82,984 किलोमीटर का है। तो ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। सही आंसर होगा बृहस्पति। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठे और अहमद शाह अब्दाली और अकबर और राणा प्रताप। इसका सही आंसर होगा मराठे और अहमद शाह अब्दाली। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक हुआ करता था और इसी के बीच में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो सही आंसर होगा मराठे और अहमद शाह अब्दाली। अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु और हेरोडोटस। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा करते थे मेगास्थनीज और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, जो कि भारत के मौर्य काल के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, कुशीरो, पेरू जल धारा और मानसून धारा। इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में एक गर्म जलधारा है। सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी और फारसी। इस सवाल का सही आंसर होगा ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है मोर, तोता, गिद्ध और बगुला। सही आंसर होगा मोर। अगला सवाल है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है।
लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, और यह अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच में स्थित है। तो सही आंसर होगा अफ्रीका। अगला सवाल है, महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल। इस सवाल का सही आंसर होगा पल्लव। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, इसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अलग अलग नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। इसे 7 रथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 मंदिर बनाए गए हैं और वो 7 मंदिर पांडवों के परिवार को समर्पित है। 5 पांडव, कुंती और द्रौपदी, इस तरीके से इसमें कुल 7 मंदिर हैं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसमें एक प्रमुख मंदिर और भी है जिसे शोर मंदिर कहा जाता है, वो भी इसी में शामिल है और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो ठीक से याद रखेंगे आप लोग, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह तमिलनाडु में स्थित है। सही आंसर होगा पल्लव वंश। अगला सवाल है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है खुसरो, सलीम, शाहजहां और बाबर। इसका सही आंसर होगा सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और यह अकबर का लड़का था। सही आंसर है सलीम। अगला सवाल है, सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है गंगटोक, कोहिमा, इम्फाल और शिलांग। इसका सही आंसर होगा गंगटोक। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने जब अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था आगरा से दिल्ली, तो उसी समय इसने लाल किले का निर्माण करवाया था। 1638 से लेकर 1648 के बीच में लाल किला का निर्माण हुआ था और ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इसे भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो सही आंसर होगा शाहजहां। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक टी उत्पादन होता है? टी मतलब चाय। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा असम। भारत के असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। सही आंसर होगा असम। अगला सवाल है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इस सवाल का सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध कोटेशन है ये, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता हुआ करते थे। सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये जो 40 सवाल मैंने इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा कराए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो ये री एग्जाम होने जा रहा है, बहुत हद तक यह संभावना है कि इस प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे सवाल सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के आगे जो प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा वो भी इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अंत में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हो रहा है, इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से हमारे इस सीरीज से सबसे ज़्यादा सवाल आए होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके अन्य मित्रों को भी हो सके। और आपकी सुविधा के लिए इसका आंसर की मेरे द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः अभ्यास कर सकते हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। मिलते हैं सामान्य ज्ञान के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।